नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल। मन मित्र का एक नया एपिसोड। मैं देवेश, इमोशनली योर्स का फाउंडर, और ये सीरीज़ हम चला रहे हैं आम इंसान के मन की बात समझने के लिए, उनके इमोशंस को समझने के लिए, उनके दिनचर्या में आने जाने वाले हर तरीके के भावों को समझने के लिए, वो कैसे इनसे लड़ते हैं, कैसे इनको खुद समझते हैं और क्या कुछ उनके साथ हो रहा है। आज इसी सीरीज़ में हमारी नई मेहमान है मिली श्रीवास्तव। नमस्ते मिली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप मिली कहलवाना पसंद करेंगी या एक माँ? दोनों। दोनों जी। क्यों? क्योंकि माँ की भी अपनी एक अलग पहचान होती है। साथ पहले मैं मिली हुई तब माँ हुई, इसलिए। सो मिली की एक अलग पहचान क्या माँ के साथ मैच कर रही है? हाँ, मैच कर रही है। जी। तो ये पहला जो आप पॉडकास्ट में आई हैं, इसके पहले आपने कभी इस तरीके से पब्लिकली या किसी मीडिया के सामने कभी बातचीत की है अपनी? नहीं, ये मेरा पहला अनुभव है। क्या करती हैं आप मिली जी? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं पहले टीचिंग करती थी, लेकिन फिर मैंने फैमिली के लिए उसको छोड़ा। अभी मैं फ़िलहाल हाउसवाइफ हूँ। और आप फ़िलहाल अपने घर को मैनेज कर रही हैं। जी। परिवार में कौन कौन है आपके यहाँ? परिवार मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं बच्चे? बेटा मेरा बड़ा है, वो 23 ईयर्स, और अच्छा। बेटा 18 ईयर्स। मतलब आपकी मैरिज को तकरीबन 25 साल ऑलमोस्ट हो गए। 24 ईयर्स हो गए। 24 ईयर्स हो गए हैं। आपका बचपन कहाँ बीता और कैसा रहा? मेरा बचपन मेरे होम टाउन दरभंगा में ही बीता। अच्छा। हाँ। और मैं वहीं से पली बढ़ी, और वहीं से जब मेरी शादी हुई तभी मैं बाहर निकली। शादी के बाद ही मैं बाहर निकली। तो मखाना प्रदेश में आप? हाँ, मखाना, आम, पान। मखाना, आम, पान। हाँ। बिल्कुल। तो आपकी पढ़ाई कैसी, मतलब सरकारी स्कूल में उस समय हुई या प्राइवेट स्कूल में रही? नहीं, पढ़ाई मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई, क्योंकि उस समय इतने साधन नहीं थे। जी। हमारी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई। ऑलमोस्ट मैं वैसे समय की थी जो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी नहीं थी। इसलिए स्टडी हम लोगों का काफ़ी स्ट्रगल से भरा ही रहा। मतलब जो होना चाहिए था वो स्टडी में मिल नहीं पाया, क्योंकि उस समय की व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी कि मैं पढ़ाई पे थोड़ा स्ट्रगल रहा। तो ये तकरीबन 80 के दशक की हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो दरभंगा ऐसे भी छोटे शहरों में उसकी गिनती पहले हुआ करती थी। अभी तो काफ़ी नहीं, एजुकेशन वाइज पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में जो हम लोगों का समय आया, 90s का दौर आया, उस समय से बहुत चीज़ें बदल गई। अच्छा। हाँ, जो हमारे पापा लोग के समय अच्छा था उस समय, लेकिन जो हम लोगों का जनरेशन आया उसमें बहुत चेंजेस आ गए। किस तरह के चेंजेस? ये पॉजिटिव थे? नहीं, पॉजिटिव नहीं थे। जो मंडल आयोग वाला, जो जिस समय से जो एक लालू जो अराजकता आ गई, कोचिंग सेंटर ज़्यादा हो गए, इसलिए स्कूलों में पढ़ाई कम हो गई। तो एक स्ट्रगल भरा ही रहा। अच्छा। परिवार कितना बड़ा था आपका? फैमिली तो हमारी बहुत बड़ी थी, जॉइंट फैमिली थी। अच्छा। हाँ, पापा 4 भाई। अच्छा। और हम लोग सब साथ ही, सारे सिबलिंग हम लोग साथ ही बड़े हुए हैं। हम लोगों में इतना भी अंतर नहीं समझ में आता था कि हम लोग सगे जो भाई बहन है वो बताया जाए। तो हम लोग हमेशा कहते थे कि हम लोग 13 भाई बहन हैं। अच्छा, आप लोग जो कुल, हाँ, जो सारे कजन्स मिलाकर ही हम लोग बोलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, जो सिर्फ अपने का नाम लेना है। तो हम लोग की 13 भाई बहन, चार माँ बाप। हाँ, हम लोग की पूरी जिला ही था अपने आप में। पूरा। तो हम लोगों के लिए घर ही पूरी एक व्यवस्था थी। घर में ही जो था, सारी फैसिलिटी घर में ही थी। सोचिए, पढ़ाई भी हम लोग की घर से ही पूरी हुई। तो उस समय परिवार का या जो बड़े बुजुर्ग थे, उसमें शिक्षा के प्रति क्या उनका भाव था, और ख़ास करके बच्चियों के लिए या लड़कियों के शिक्षा के प्रति एक आम समाज में किस तरह की व्यवस्था थी जो आपने देखी, और आपने अपने परिवार में किस तरह की व्यवस्था देखी? हम लोगों का जो होम टाउन रहा, जो दरभंगा बिहार में जो एक मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिलांचल क्षेत्र में लड़कियां का एजुकेशन, लड़कियां हमेशा से प्रोग्रेसिव माइंड की रही। जी। और लड़कियों की शिक्षा मतलब कभी भी कमतर नहीं रही लड़कों से। जी। इसलिए हम लोग की फैमिली में भी अच्छी थी, इवन हमारे समाज में भी अच्छे थे। मतलब अगर व्यवस्था बुरी थी तो दोनों के लिए बुरी थी, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए बुरी है, लड़कियों के लिए जो बराबर ही था। इसलिए लड़कियों की शिक्षा भी उतनी ही थी जितनी लड़कों की थी। तो आपके परिवार ने काफ़ी सभी बुजुर्गों ने सपोर्ट किया कि लड़कियां भी शिक्षित होनी चाहिए। जी। आज के समय में और उसके समय में, जैसे आपने बताया कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहीं, आपकी यहाँ न्यूक्लियर फैमिली है, तो कुछ अंतर आपको लगता है कि चीज़ें हैं
हाँ हाँ, अंतर तो काफ़ी है। हाँ हाँ। क्योंकि मैं बताऊं, जब एक जॉइंट फैमिली से लड़की निकलती है और न्यूक्लियर फैमिली में आती है तो उसका सारा थॉट प्रोसेस तो वो जॉइंट फैमिली वाला होता है। तो एडजस्टमेंट में शुरू में तो बहुत परेशानी होती है, फिर धीरे धीरे आदत से पड़ जाती है, लेकिन शुरुआत में बहुत परेशानी होती है। किस तरह की मेजर परेशानी? एक तो अकेलापन लगने लगता है, जैसे बहुत सारी ऐसी जो हमारे इशूज़ होते हैं जो फैमिली में सॉल्व हो जाती है, वो अकेले सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक अरेंज मैरिज में लोग इतना खुला भी नहीं होता है, तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जैसे बच्चे जॉइंट फैमिली में आसानी से पल जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ी मुश्किल होती है। ये सब आती हैं परेशानी, इस सब तरह। तो दरभंगा के शुरुआती दिनों में पढ़ाई लिखाई जब आपकी चल रही थी, आपके ऐसे तो आपने बताया कि 13 भाई बहन पूरे जॉइंट फैमिली में, आपके खुद के सगे जिसको कहते हैं सिबलिंग्स कितने हैं आप लोग? वो हम 3 हैं। 3 हैं, अच्छा। तो आप लोग तीनों वहीं से पढ़ के निकले? हाँ, हम लोग तीनों वहीं से पढ़ा। अभी बाकी दोनों? हाँ, जैसे नहीं, मेरा बड़ा भाई मतलब इंटरमीडिएट करने के 12th करने के बाद वो DU से लिया एजुकेशन, लेकिन हम दोनों बहनों की वहीं हुई पढ़ाई। अच्छा। हाँ, बहन भी थोड़े दिनों के लिए निकली, लेकिन ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन तक उनका भी बिहार में ही रहा, दरभंगा में ही रहा। तो मतलब एक व्यवस्था ये थी कि हायर एजुकेशन के लिए हाँ, बाहर निकलना, हमारे समय व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, इसलिए बाहर निकलना पड़ता था। ये चीज़ थी। तो आप बाहर नहीं गई? नहीं, मैं बाहर नहीं गई। कोई खास वजह अगर आप बताना चाहें? अगर हाँ, वही मतलब कि थोड़ा होता है कि एक तो शादी का हो गया, शादी हो गई, और फिर उस तरीके से मेरा एजुकेशन कुछ इस तरह का नहीं रहा। बट आप एक शिक्षिका हैं, आपने कहा आप। हाँ, लेकिन तो कुछ तो पढ़ी लिखी होंगी अच्छे, तभी तो शिक्षिका लगी आप। हाँ हाँ, तो उस समय हो सकता है, मतलब कहे ना कि देखिए कुछ भी था, समय तो कुछ पुराना ही था, तो थोड़ा बाहर निकलना ये हो जाता था, तो फिर नहीं हो पाया। कुछ बंदिशें ऐसी कि एक समय सीमा के बाहर? हाँ, कुछ बंदिशें तो थी, जो भी मतलब वो जनरेशन वाइज था। ऐसा नहीं था कि फैमिली में कुछ ऐसा रोक टोक था, वो उस जनरेशन की मांग थी, जो कि ऑलमोस्ट हर घरों में था। ये चीज़ थी। आपकी बेटी है? हाँ हाँ, मेरी एक बेटी है। क्या उसी तरह के माहौल में ये भी हैं या नहीं, आपको वो लगता है? नहीं, वो बहुत मतलब अलग अभी के जो माहौल है वो उस तरीके से है नहीं, उसका कुछ ऐसा नहीं है। तो जो बंदिशें आपने महसूस की, जो शायद किसी मजबूरी के कारण आपको लगा कि परिवार को करना पड़ा होगा, परिवार उस तरह का सोच नहीं रखता था, लेकिन सामाजिक स्थितियों को देख के रखा होगा। आपको लगता है सामाजिक स्थितियाँ पहले से बेहतर हुई हैं? सामाजिक स्थितियाँ पहले से बेहतर हुई हैं। किन मामलों में आपको लगता है? किन मामलों में? देखिए, जैसे कि पहले की सोच थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी, अब वो चीज़ नहीं है। पहले अगर कुछ भी ऐसे गलतियाँ हुई, कुछ भी हुआ, तो नहीं, ये सारा दोष लड़कियों का ही है। अच्छा। ये पक्ष रहता था पहले। अगर कुछ भी कोई मान लीजिए कोई लव मैरिज कर रहा है या कुछ हो गया, उस लड़की का ही कैरेक्टर खराब होगा। अच्छा, मतलब इस तरह से भी कि हाँ, पहले के समय में ये चीज़ था, जो कि अब नहीं है। अगर लड़की को किसी ने जाके कोई छेड़खानी कर दी या बदतमीजी की, हाँ, कुछ भी छेड़खानी वगैरह हो रही है, तो इस लड़की में ही कुछ खोट गलती है। हाँ, ये लड़कियों की गलती है, ये सब तो था। आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट जब 9th-10th में होते तो होता ही था इस तरीके वो से। एज भी वैसी होती है। हालांकि कहीं के चूंकि हम लोग की फैमिली की सोच ऐसी थी कि फैमिली इस तरह का बंदिश हम लोगों पे कभी नहीं लगाया कि चलो कोई कुछ बोल दिया, छेड़ दिया, तो तुम्हारा ट्यूशन जाना बंद, तुम्हारा स्कूल जाना बंद, ये सब चीज़ नहीं था। और ये सब चीज़ ऑलमोस्ट हमारे मतलब दरभंगा हम लोग के समाज में नहीं था। जैसे हम लोग और जगहों के बारे में सुनते थे कि उस तरह के तरीके से रोक लगाई जाती हैं, और शहरों के बारे में, जैसे हमारे और भी कोई कजन्स हमसे कभी मिले, कोई भी रिश्तेदार मिले, लेकिन हमारे शहर में उतना नहीं। तो आपके 13 भाई बहनों में भाई कितने हैं? भाई हमारे 6। हाँ, तो 6 भाई हैं, तो कौन तकलीफ देगा आपको, बताइए। तो ये एक व्यवस्था तो परिवार को एक संतुष्टि इस वजह से भी रही होगी, शायद ऐसा रहा। ठीक है। अभी जो आपका जीवन चल रहा है, अभी बच्चे आपने कहा एक 23 वर्ष का है, एक 18-19 वर्ष की बच्ची है। हस्बैंड जॉब करते हैं, बिजनेस? नहीं, हस्बैंड जॉब करते हैं। तो बच्चा अभी आपके साथ में ही है? हाँ, या साथ में ही है। बाहर पढ़ रहे हैं? हाँ, बाहर पढ़ने गया था, लेकिन अभी वो साथ में है। अच्छा, बाहर पढ़ने गए? हाँ। वो 3 साल हॉस्टल में रहा, लेकिन अभी करंटली वो साथ में है, क्योंकि अभी उसका ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, तो वो भी साथ में है। जी। अच्छा, जब ये छोटे थे बच्चे और आप शिक्षिका थी, उस दौरान मैनेजमेंट इश्यूज होते थे? हाँ, होते थे। उसी समय लगता था कि काश हमारी जॉइंट फैमिली होती, और शायद हमारे समय जॉइंट फैमिली होती तो मैं जॉब छोड़ती भी नहीं। अच्छा। तो मैं बिल्कुल भी जॉब नहीं छोड़ती, जॉइंट फैमिली नहीं होने की वजह से ही छोड़ना पड़ा। उस समय अगर होता तो मैं नहीं छोड़ती। बट अब इस ज़माने में, आज से 20-22 साल पहले की आप बात कर रही हैं, तो अभी समाज में बहुत तरह की व्यवस्था बनी, जैसे
क्रेश खुले हुए हैं, हाँ। और घरों में आदमी अपने फुल टाइम हेल्पर भी रख सकता है। तो आपने अपनी जॉब को त्यागना या उसे छोड़ के बच्चों पे ध्यान देना ज़्यादा उचित क्यों समझा? एक तो ये माइंडसेट बना हुआ था कि जो हमने अपने शुरू से अपने घरों में देखा, जो एक बचपन का माइंडसेट था कि नहीं, बच्चे को अपनी माँ ही पाल रही हैं, जो फैमिली में ही बच्चे पल रहे हैं, एक तो वो माइंडसेट बना हुआ था। और दूसरा, जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग, अभी मैं एनसीआर में हूँ उधर 5 साल से, पहले मैं थोड़े छोटे छोटे शहरों में रहा करती थी जी। हस्बैंड का बहुत ट्रांसफरेबल जॉब था जी जी। और जहाँ जहाँ वो जाते थे काफ़ी छोटा शहर होता था, वहाँ इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। ये सुविधाएं जैसे हाँ, जैसे क्रेच हो, ये सब सुविधा नहीं थी। छोटे से कस्बे में थे हम लोग। तो आज से 20 साल पहले छोटे कस्बों में, अब तो खैर वहाँ भी हो गए हैं सब, लेकिन पहले नहीं था। तो बच्चों की परवरिश हो, उनकी शिक्षा के लिए आपने हाँ। ये स्टेप्स लिए कि फिलहाल जॉब को साइड में रखते हैं। बट जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, नहीं, जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर छोड़ा ऐसे कर करके, और फिर कोविड आ गया। फिर कोविड के बाद जो छूटा तो वो छूटा रह गया। कोविड ने तो बहुतों को हाँ। बर्बाद किया है। हाँ, नहीं तो मैं सोची थी कि मैं अब कंटिन्यू कर जाऊंगी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चे भी इतने प्रोग्रेसिव हैं कि वो भी कभी मुझे मना नहीं करते, ना तो हस्बैंड ना तो बच्चे। आजकल के बच्चे जेंजी है वो तो फिर वो कोविड की वजह से जो छूटा, फिर वो छूटा रह गया। अच्छा। अभी बच्चों के आपस के बीच में जो अपनी बॉन्डिंग है या राइवलरी है, वो महसूस होती है आपको घर में? इस तरह है, होती है। कोई खास वजह आपको कभी एज अ मदर रियलाइज हुआ हो? क्योंकि अब मैं थोड़ी सी मदरहुड पे आपके कुछ बातें करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे मदर्स इस पॉडकास्ट को देखेंगी, शायद उन चीज़ों से रिलेट कर पाएँ। कैसा रहा आपका मदरहुड? आप अपने मदरहुड को 1 से 10 के बीच में, 10 सबसे बढ़िया, 1 बहुत ही ख़राब, कहाँ रेट करना चाहेंगे? मैं 4-5 तक करना चाहूँगा। शायद मुझे लगता है कि पेरेंट्स बनने के पहले एक अच्छा ह्यूमन बन जाना चाहिए, और एक अच्छे हस्बैंड वाइफ जब तक आप नहीं हो तब तक आप अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो मैंने कहा ना कि जो चुनौतियाँ आई, एक जॉइंट फैमिली से निकल कर एक न्यूट्रल फैमिली में, और अरेंज मैरिज, ये तो शायद बच्चे भी जल्दी हो गए, तो हम शायद अच्छे हस्बैंड वाइफ पहले नहीं बन पाए। जो कि शुरू में जो एक समय चाहिए एक अच्छा हस्बैंड वाइफ में जो बॉन्डिंग होने के लिए, उस बॉन्डिंग से पहले जब एक बेबी आने की वजह से जो उनके परवरिश में दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतें आई। आप हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग, और आपने दोनों वर्ड यूज़ किए, हस्बैंड भी वाइफ भी, लेकिन फिर आपने अपनी मदरहुड को इतना नीचे क्यों रेट किया? तो मुझे लगा कि हो सकता है कि फिर मैं कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकालती थी। ये सब चीज़ें आई जो मुझे और जितना अनकंडीशनल लव देना चाहिए शायद मैं वो ना दे पाई। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं से वो सारा दिन का फ्रस्ट्रेशन सब कुछ बच्चों पर भी निकल जाना, ये चीज़ होता है। तो इसीलिए शायद मैं तो यही सलाह दूंगी कि जो भी पेरेंट्स बनते हैं तो पहले जब तक एक अच्छी बॉन्डिंग ना हो जाए तब तक पेरेंट्स नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि शायद इस अरेंज मैरिज की वजह से ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अरेंज मैरिज की वजह से, क्योंकि मोस्टली अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज मतलब कि एक तो हमारा स्टेट, मतलब कि मैं जिस क्षेत्र की हूँ, मेरे हस्बैंड जिस क्षेत्र के हैं, उसमें थोड़ा कल्चरल डिफरेंस रहा। अच्छा। और मैं बिल्कुल बिहार से निकल के, मेरे हस्बैंड उस समय MP में थे, मैं बिल्कुल एक अलग स्टेट में चली गई। मैं शुरू से सिर्फ बिहार मैं तो सिर्फ बिहार में मैं सिर्फ अपने शहर को जानती थी, और घर ही एक दुनिया थी। तो उस दुनिया से निकल के हस्बैंड के साथ बिल्कुल अकेले, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कतें आई सामंजस्य बैठाने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बना नहीं, वो बॉन्डिंग बना, लेकिन उसमें बनने में थोड़ा वक्त लगता। उस वक्त से पहले बच्चे आ जाने की वजह से थोड़ी सी पर मिली जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस दौरान या इवन आज की डेट में भी जो छोटे शहरों में लोग रह रहे हैं वो बाहर की ओर तो निकलते ही हैं, और ख़ास करके चूँकि महिलाओं को विवाह के बाद एक व्यवस्था है, ये राष्ट्रीय कह लें अंतर्राष्ट्रीय कह लें, व्यवस्था है कि वो हस्बैंड के साथ अपने घर निकलती हैं। तो ऐसा तो बाकी और भी कई सारी औरतें हैं ना, तो उसे तो लाखों औरतें हैं जो अपना घर छोड़ के, अगर हम बात करें हमारे ज़माने में तो हमारी माता जी एक बहुत ही छोटे से गांव से मतलब जहाँ खपड़े के घर होते थे, वहाँ से वो पहुँची हैं, शायद धनबाद शहर का नाम अगर आपने सुना हो, वहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं। तो
ये एडजस्टमेंट इश्यूज तो मुझे लगता है महिलाओं के हर स्तर पे रहा है। हाँ, वो तो है। तो कहीं ना कहीं से एक मेंटल लेवल की भी बात हो जाती है, दोनों के सोचने का नज़रिया अलग होता है, जिसको आपस में बैठ कर मिलजुल कर सुलझाया जा सकता है, जिसकी कमी हम लोगों में थी। शुरुआत में इसे एक सब कमी थी, जिसके कारण थोड़ी दिक्कतें आई। ये आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये कमियां हैं? ये रियलाइज़ मुझे कम से कम शादी के 10-12 साल तो लग गए। 10-12 साल? हाँ, 10-12 साल लंबा समय इसलिए लग गया क्योंकि फिर मैं बच्चे पालने में लग गई, फिर सारा फोकस बच्चे पे रहता था, तो ये समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो ये जो 10-12 साल लग गए ये समझने में कि शायद पति पत्नी में वो जो सामंजस्य या बॉन्डिंग नहीं हो पाई, इसका असर बच्चों पे पड़ रहा है। तो पहले कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि बच्चों में इश्यूज हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों में एक बहुत ज़्यादा साइनस, बहुत ही ज़्यादा शाई नेचर। अच्छा। अपने आप को एकदम बिल्कुल बाहर की दुनिया में नहीं लाना। स्टडी पर, बेटा तो स्टडी वाइज अच्छा था, लेकिन बेटी का स्टडी में वो फोकस नहीं होना, ये सब चीज़ें, वो इशू दिखता था मुझे कि बहुत अपने जो बच्चे आजकल इतना पेरेंट्स से खुलते हैं, पेरेंट्स के साथ खुला नहीं होना, ये सब। इवन अपने वो नानी, मौसी, मामा, इन लोगों से ज़्यादा खुलता था अपने मदर फादर की अपेक्षा, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ मुझे शांति मिल रही है, यहाँ मुझे सुकून है, इस टाइप से। पता फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि कहीं हम लोगों में कमी है, तो फिर ये एहसास मुझे हुआ कि कहीं ना कहीं से हम लोगों ने ही बचपन में उन लोग को ऐसा माहौल दिया है कि इतना डरे सहमे रहते हैं। क्या ऐसे कुछ अगर आप शेयर करना चाहें एक आध उदाहरण कि क्या ऐसी चीज़ें एज अ हस्बैंड वाइफ आप लोगों ने किया जिनका असर बच्चों पे पड़ा? अब थोड़ा सा कोई भी जो एक लेडीज़ का होता है पूरे दिन का चिड़चिड़ापन, वो शाम में आकर हस्बैंड पे निकल जाना, थोड़ा हॉट टॉक हो जाना, ये सब चीज़ें। तो बच्चा अकेला घर में है, जैसे उसी समय लगता था अरे चलो कोई दादी वादी होती तो बच्चे को थोड़ी देर बाहर ले जाती, तो हस्बैंड वाइफ बैठ कर थोड़ी बात कर लेते, जो भी फ्रस्ट्रेशन हम निकाल लेते, बच्चा नहीं देखता, तो बच्चा खड़ा होकर वहीं पर देख रहा है, सुन रहा है। घर जॉइंट फैमिली, घर भी पहले बड़े होते थे, लेकिन फिर बाद में निकल घर भी छोटे छोटे, बच्चा वहीं पर है, सब वहीं पर देख रहा है, तो बच्चों के मन पर तो असर पड़ता है। ये मुझे बाद में समझ में आया। मैंने भी जैसे आपके बात से एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आप अभी तक अपनी ही गलती मान रही हैं। हाँ, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। अच्छा। कि है, मतलब ये गलती थी मेरी, मुझे समझना चाहिए था, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को भी समझना चाहिए था, दोनों को समझना चाहिए था। तो उनके तरफ से रियलाइजेशन है? हाँ, उनकी तरफ से अब धीरे लिखता, अब यही लगता है कि अब रियलाइज़ होकर भी थोड़ी देर हो गई। अच्छा। जैसे कि अब बच्चे बड़े, अब तो बच्चे मैच्योर हो गए, तो अब समझ रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन जो चीज़ एक बार बचपन में मन में घर कर जाता है, जो डेवलप हो जाता है, वो चीज़ अब हो चुका है, वो चीज़ उन लोगों में। साइकोलॉजी में शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा वर्ड यूज़ करते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों का, कि लंबा असर रहता है। हाँ, वो असर रहता है। और नहीं, और अब बच्चे भी इस चीज़ को फील करते हैं। अब जो बच्चे बड़े हो गए, बेटी भी मेरी साइकोलॉजी पढ़ रही है। अरे वाह। हाँ, तो वो भी साइकोलॉजी पढ़ रही है। अच्छा, तो आपने बताया कि अभी बिटिया कौन सी कक्षा में है? बेटी अभी मेरी 12th दी है। 12th दी है। रिजल्ट्स आ गए उनके? रिजल्ट आ गए। कैसे रहे रिजल्ट्स? रिजल्ट अच्छा था, रिजल्ट उसके अच्छे रहते हैं। अच्छा, मतलब आप उसको कहाँ पे देंगी नंबर 12th के रिजल्ट्स पे? मैं 12th के रिजल्ट में मैं उसका मतलब 10 ही दूंगी। 10 में 10? हाँ। मतलब कहीं ना कहीं 90 के ऊपर ही आए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आपने कहा एक समय वो बच्ची के नंबर्स कम आते थे जब शुरुआत में आपने? शुरुआत में उसके नंबर कम आते थे। तो ये बच्चे में इतना परिवर्तन कैसे आया कि जो पढ़ाई ना कर रहा हो, फोकस ना कर रहा हो, नंबर्स भी उसके कम आते थे, वो 10वीं 12वीं में डिस्टिंक्शन एंड अबव रैंक लेके आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि धीरे धीरे फिर उसने देखा कि क्योंकि बेटी के साथ थोड़ा कम ट्रॉमा हुआ, क्योंकि वो थोड़ा जो लड़कियों में होता है कि वो अपने फादर से थोड़ी अटैच होती हैं, और फादर भी लड़कियों के प्रति ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो उसका फादर से बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग अटैचमेंट है, तो उसको वो कभी डरी नहीं, वो फादर से कभी डरी नहीं, और आज की डेट में भी नहीं डरती है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये चीज़ है। और धीरे धीरे फिर खुद भी पढ़ी वो सब्जेक्ट को, और थोड़ी डीप है, मेरे बच्चे थोड़े डीप हैं। अच्छा। कोई भी चीज़ को ऊपर ऊपर नहीं लेते, जैसे कि मम्मी पापा में ये प्रॉब्लम है तो उसके पीछे भी कुछ वजह होगी, वो लोग खुद भी बहुत रिसर्च करते हैं और थोड़े डीप जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा भी डीप हुआ, तो अपना उन लोग भी अपने आप पे काम किए। ये चीज़ है। इसमें आपकी पेरेंटिंग का कुछ योगदान रहा होगा ज़रूर? हाँ, नहीं है, ऐसे नहीं था कि मेरी पेरेंटिंग बहुत बुरी थी, मेरी पेरेंटिंग अच्छी भी रही, क्योंकि एक समय उसके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, जैसे जब मुझे खुद रियलाइज़ हुआ
तो मैंने अपने पर भी जब काम किया तो मैंने बच्चों को भी फ्री रहना, मतलब कि अब जो उनका एक बेसिक नेचर बन गया था वो तो था ही, लेकिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशराइज बच्चों को कभी नहीं किया। उनको जैसे कि मेरा जैसे शुरू से मेरा खुद साइंस स्ट्रीम था, मेरा मन था बच्चे मेरे साइंस लेके पढ़े, लेकिन फिर वो मेरी बेटी गई नहीं साइंस में, लेकिन मैंने कभी उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना मैंने किया ना हस्बैंड ने किया। बेटा मेरा बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। था आपने 2 बार नहीं था, हाँ मतलब किस वजह से आप बीच में नहीं, हाँ तो मैं था में क्यों डाल रही हैं? मैं था में इसलिए डाल रही, मात्र 22-23 साल का बच्चा है। नहीं तो उसने वो अब चूंकि वो खुद भी रियलाइज करता है, 12th में उसका साइंस था और कोविड में जो सारे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है उसकी थोड़ी हुई, और फिर भी उसने मेंस में जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया था, जो उसे कोई एनआईटी मिल जाता। उस समय उसने बिल्कुल विड्रॉ कर दिया, वो गया ही नहीं। मतलब एनआईटी में सिलेक्शन हो रहा था। इसका एनआईटी में सिलेक्शन हो रहा था और उसने डिसाइड किया कि मैं एनआईटी नहीं जाऊंगा। कोई खास वजह? खास वजह वही, बहुत कहे ना कि बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत कंफ्यूज्ड, जहाँ पर मुझे उसे एक साइकोलॉजिस्ट के सलाह लेनी चाहिए जो हम लोगों ने नहीं लिया वहाँ पर, जो नहीं लिया। अगर शायद हो सकता हम लोग उसकी काउंसलिंग करवाते तो उसको कुछ फ़ायदा होता। और 2 साल बिल्कुल बच्चे स्कूल नहीं गए, नहीं तो स्कूल वाले भी कुछ ध्यान देते, वो भी चीज़ नहीं हुआ। कोविड की वजह से प्रॉब्लम आई, तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आईआईटी पहुंचना क्या बच्चे का उद्देश्य था? ऐसा नहीं, उसका उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था, तब वो डिस्ट्रैक्ट हुआ। और अब वो अब वो थोड़ा रिग्रेट होता है इन चीज़ों से, अब वो रिग्रेट होता है, कहता है अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ रहता तो मैं निकाल लेता, मैं उस समय नहीं भी जाता तो मैं फिर से निकाल लेता। वो तो कंफ्यूज था। आप समझ पाए कि क्यों कंफ्यूज है एज अ पेरेंट? खास करके मैं आपके हस्बैंड के विषय में समझना था, क्या वो समझ पाए कि आपने बताया कि फादर सन के रिलेशन में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस के होते हुए भी क्या आप या उसके फादर समझ पाए कि ये कंफ्यूजन क्यों है? उसके साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा आगे का सोचना, वो प्रेजेंट में कम रहता है, प्रेजेंट में कम। अच्छा मैं इंजीनियर बन चुकी, उसे फिल्म लाइन का बहुत शौक, अच्छा उस फिल्म के प्रति उसका मतलब बहुत ज़्यादा पैशन है। तो उसे ये नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने कहा कि कुछ काउंसलिंग होती। जैसे उसको लगता था ना कि मैं आईआईटी में जाऊंगा ना तो मैं सिर्फ इंजीनियर ही बन पाऊंगा, मेरा काम, मुझे किसी फैक्ट्री में जॉब मिल जाएगा, चाहे किसी कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाएगा, मैं बस वहीं का होकर रह जाऊंगा। कुछ भी था तो वो 15-16 साल की उम्र थी, वो इतना नहीं समझ पाया कि मैं आईआईटी करके भी मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मेरा अपना पैशन है, मैं पहले एक डिग्री ले लूँ, उसके बाद मैं उस चीज़ को ज़्यादा और अच्छे से कर सकता हूँ। ये चीज़ वो नहीं समझ पाया, और हम लोग भी नहीं समझ पाए जो उसको समझा पाते। तो उस समय मुझे लगा कि उसको एक अच्छा काउंसलर मिला होता तो शायद उसको समझा पाता, तो जो चीज़ नहीं हुआ। तो अब वो चीज़ खुद भी पढ़ के लोगों से जान के समझा है, तो अब वो रिग्रेट करता है। मैं कर जाता तो मैं अपने पैशन को भी अच्छे से पूरा करता। ये चीज़ है। तो दोनों बच्चे अभी एकेडमिक्स में लगे ही हुए? हाँ अभी लगे हुए, तो फिलहाल वो भी डेटा साइंस कर रहा है, एआई कर रहा है। मिली जी, जैसा आपने बताया कि थोड़ा संघर्ष में रहा ये पूरा वैवाहिक जीवन आप लोगों के और बच्चों के लिए भी, इस दौरान कभी भी आप लोगों ने किसी भी तरीके की प्रोफेशनल हेल्प लेने की कोशिश किया है? हाँ अभी करेंटली हम लोगों ने 2 साल पहले 2 साल हाँ लिया। तो मुझे लगा जैसे कि काफ़ी लेट हो गया, तो अगर पहले ले लिया होता इसलिए अभी बहुत खुशी होती है कि अब लोग थोड़े अवेयर हुए हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी खुली हैं जो आज से 12-15 साल पहले नहीं थी। आज उस समय हुआ होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एक काउंसलर होना, एक साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने सबने सेशंस लिए या सिर्फ आपने? हाँ नहीं, हम लोग सब चारों ने लिए। कुछ डिफरेंसेस दिखे? हाँ काफ़ी दिखे। मेजर डिफरेंस क्या दिखा है? मेजर डिफरेंस ये दिखा कि पहले लगता था कि नहीं सामने वाला ही गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, ये चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार आया। फिर अंदर खुद की भी गलती, खुद अंदर अपना अंदर भी दिखने लगा, सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने में आपको मदद हुई है। इसलिए लगता है ना कि जो बातें हम अपनों से नहीं कह पाते, वो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो अपने मन की, चूँकि वहाँ पर मन की बहुत सारी बातें निकली, तो जिससे बहुत प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ। आपकी कुछ हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ हाँ, जैसे मैं जो हमारे यहाँ मैं पेंटिंग करती थी। लास्ट पेंटिंग कब बनाई थी? लास्ट पेंटिंग मुझे हो गया
करीब 20 साल तो हुई के बनाए। 20 साल। तो कहीं कहीं अपने आप को भी आपको समझना चाहिए था कि आपने भी परस्यू नहीं की अपने, जो आपने कहा दिन भर की फ्रस्ट्रेशन में निकालती थी तो बच्चों पे। तो मुझे लगता है कि जो यंग मदर्स हैं आज, तो मैं आपके एग्जाम्पल से उनको ये संदेश दे सकता हूँ कि अगर उस हॉबी को आपने शायद किया होता बिल्कुल, तो वो ये दिन भर अकेलापन या दिन भर कोई चिड़चिड़ाहट नहीं हुई होती। तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे जो नई मदर्स हैं, जो अभी 2 साल 3 साल के बच्चे हों जिनके, मान लो, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, नॉट ओनली टू मदर्स, टू द फादर्स ऑल्सो? हाँ, मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि पहले तो वो अच्छे पति पत्नी बने। अगर वो अच्छे पति पत्नी हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छे मतलब पेरेंट्स बन जाएंगे। पहले वो अच्छे पति पत्नी बने और अपने बच्चे को समझने की पूरी कोशिश करें और बच्चे को भेड़ चाल में ना लगाएं कि ये, अब बच्चे को पहले पहचाने कि उनका अंदर कैसा है। अगर वो शांत है तो उसको शांति रहने दें, उसके शांत उसी तरीके से उसकी परवरिश करें, मैं इस दूंगी। और मुझे लगता है कि आज के जनरेशन को ये नॉलेज है और वो ऐसा कर रहे हैं ये, और अब सुविधाएं भी बहुत सारी हुई हैं, तो इसलिए। पर जो देश में विदेश में हर जगह आज दुनिया में कंपटीशन बहुत ही हाई है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी रोज अपग्रेड हो रही है, तो जो आपके कपल्स हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा, पहले हमने जैसे आपने बताया जॉइंट फैमिली थी, आज की व्यवस्था है धीरे धीरे न्यूक्लियर पे आए, न्यूक्लियर से अब जो व्यवस्था आ रही है कि शादी के बाद बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं कपल, हाँ, क्योंकि हम सेटल ही नहीं हो पाए। आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही समय ले रहे हैं अपने आप को समझने में? हाँ, ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि बच्चे जिम्मेदारी लेना है। आज की जनरेशन जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, जिम्मेदारी से थोड़ा सा, हाँ, जिम्मेदारी से बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं आज के जनरेशन। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जीने का मजा भी जिम्मेदारी लेने में ही है। क्योंकि उनका भी एक पक्ष है कि भाई मैं सुबह 8-9 बजे घर से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, भी दोनों काम करते हैं, और रात को पहुँच रहे हैं, किसी के आने जाने का कोई समय आजकल इस कॉम्पिटिटिव एज में रहने गया है। तो ऐसे में हम किसी एक बच्चे को अगर इस दुनिया में ला रहे हैं और उसको देखभाल ना कर पाए, तो क्या उनकी सोच सही भी है या गलत भी? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी। कहीं कहीं सही है, लेकिन फिर ये जो मुझे लगता है कि अगर वो जिम्मेदारी लेंगे तो हो सकता है फिर से जॉइंट फैमिली कल्चर आ जाए। जो पेरेंट्स अलग रहते हैं, माँ पिताजी गांव में हैं, बच्चे शहर में हैं, तो जॉइंट फैमिली कल्चर फिर से आएगा, और जो बच्चे को एक दादी नानी का जो प्यार मिलेगा वो बना रहेगा। क्योंकि ये जो बच्चे नहीं करना आज की डेट में अपने उसको जो भी कारण, वो सबके व्यक्तिगत कारण होते हैं। तो जापान जैसी कंट्रीज में अभी ये स्थिति हो गई है कि वहाँ ये सिस्टम काफ़ी दिनों से चलता रहा कि हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, अगर बच्चा किया तो जिम्मेदारी ग्रैंड पेरेंट्स पे दी, और धीरे धीरे वहाँ पे जो फर्टिलिटी है, वो बर्थ रेट्स जो हैं तो कम होते गए। अब ये स्थिति हो गई है कि जापान में दूसरे देश से लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं कि अब आप यहाँ आएँ और बसें, क्योंकि उनकी आबादी ही बहुत धीरे धीरे एक तरीके से ख़त्म होती जा रही है। तो क्या इसका असर जो हमारी जैसी कंट्री है जिसकी ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या अगर ऐसा स्टेप आज की युवा ले रही है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको कुछ नज़र आता है? देखिए, जहाँ तक पॉपुलेशन का सवाल है तो पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की जो अपनी इंडिविजुअल लाइफ है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लगता है कि फिर ये होना चाहिए, एक बायोलॉजिकल भी ये सही चीज़ है, तो बच्चे तो होने चाहिए, जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। और हो सकता है जो फैमिली में इतना ज़्यादा बिखराव है, फैमिली भी एक होगा, लोग फैमिली वैल्यू समझेंगे, क्योंकि धीरे धीरे फैमिली वैल्यू भी तो घट रही है। मिली जी, इतने एक्सपीरियंस के बाद अभी आपके टीनेज बच्चों के साथ आपने बहुत समय बिताया, अपना उनकी लाइफ देखी और उनके दोस्तों के बारे में भी आप जानती होंगी, तो आजकल जो टीनेज बच्चे हैं उनको कुछ सलाह अपने एक्सपीरियंस से आप देना चाहेंगी, या उनके मदर एंड फादर पेरेंट्स को? जो आज के टीनेज के बच्चे हैं उनकी तो सबसे आजकल तो जो सबसे ज़्यादा उनको डिस्ट्रैक्ट सोशल मीडिया कर रही है, और जितनी भी जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनका सोशल मीडिया की वजह से है। तो मैं चाहूँगी कि वो सोशल मीडिया से दूर रहे, क्योंकि और ये कोविड के बाद बच्चों में ज़्यादा हुआ है जी जी, कि जो बच्चे नहीं भी करते थे, जिनको नहीं भी आदत थी
उनको लग गई है। तो सोशल मीडिया से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, खासकर ये जो गेम वगैरह हैं उससे भी बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा क्राइम, उनका अपने अंदर की जो अंदर का हुनर तो कुछ रहा नहीं और वो गेम में ज़्यादा लगे हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड भी थोड़ा क्रिमिनल माइंड बनता जा रहा है। वो आप लोग भी जानते होंगे ये चीज़ है। तो मैं कहूँगी कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें। और जो करियर रिलेटेड उनके एक आपके एक्सपीरियंस हुए अपने बच्चों में, उसके रिगार्डिंग कोई सजेशन आप देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ से बच्चे की काउंसलिंग हो और उनको एक सही दिशा मिले, इसलिए उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ये हर बच्चे के लिए मैंडेटरी होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एक ऐसा एज होता है कि उनको लगता है कि मेरे लिए ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, इसी में वो कंफ्यूज होते हैं और बहुत तरीके के और प्रेशर भी होते हैं बहुत सारे। और एक उम्र आता है, एक टीन एज के बच्चे उतना खुल नहीं पाते पेरेंट्स से और अपनी बात, उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, और फिर अगर पेरेंट्स को समझाता है तो वो पेरेंट्स को दुश्मन समझने लगते हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म होना तो बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में एक अलग से ये सब होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी मुझे एक आखिरी सवाल आपसे, अपने पूरे जीवन काल में कोई एक चीज़ आप जा कर के इतिहास में बदलना चाहें अगर, तो किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगी आप? मैं अगर बदलना चाहूँगी तो मैं चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया है ये कम से कम छोटे बच्चों के लिए तो ना हो, एक उनका एक उम्र निर्धारित कर दिया जाए इस एक पर्टिकुलर एज के बाद ही कि बच्चे सोशल मीडिया पे जाएं। उसके लिए कुछ तो कानूनी होना चाहिए, मैं ये चाहूँगी। क्योंकि बच्चों की भी गलती नहीं देंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स को भी करते हुए देखते हैं। जी वे पेरेंट्स को भी करते हुए। आपका कितना समय निकलता है सोशल मीडिया पे? रील देखती हैं आप? हाँ, मैं देखती हूँ रील, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती। कितना समय दिन में? मैं 3-4 घंटे तो निकल जाते हैं। 3-4 घंटे। चलिए, आप चूँकि गृहिणी हैं, आप नहीं जा रही तो मैं फ्री टाइम में ही देखती हूँ, ऐसा नहीं मैं अपना कोई काम हैम्पर करके देखती हूँ। तो मैं तो फ्री टाइम में ही देखती हूँ। लेकिन बच्चों का भी होता है, चूँकि हम तो चलो अपना टाइम पास करने के लिए देख लेंगे, बच्चों का कहना होता है तुम भी तो कर रहे हो। हाँ, तो आपने सुना होगा ये। हाँ, मोस्टली सारे बच्चे बोलते हैं। इसलिए बच्चों का तो एक एज होना ही चाहिए, एक लिमिटेशन, क्योंकि हमें समझ है कि हमें क्या देखना है नहीं देखना। बच्चों को ये चीज़ नहीं होती है। हाँ, वो कुछ और भी बुरी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं तो बच्चे तो फिर जाते हैं उसके पीछे। इसलिए इस पर तो रोक होनी चाहिए, क्योंकि इस जनरेशन को तो सोशल मीडिया ने ही बर्बाद किया है। ये तो मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे को उनसे दूर होना चाहिए। धन्यवाद मिली जी, आपके इतने वर्षों के एक्सपीरियंस पेरेंटिंग के अपने पर्सनल लाइफ से जो हमको मिले। हम आशा करते हैं कि जो दर्शक इसे देख रहे हैं उसमें बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, हस्बैंड्स वाइफ, नए एज के, पुराने जो भी हैं, तो उनको शायद कुछ इससे लाभ मिले, यही हम आशा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये समय बिताया। और मैंने सुना है कि आपका भी ये संस्था है। जी। मैं चाहूँगी कि आपका काम बहुत आगे बढ़े और आप लोग इस संस्था से जुड़े, और जो भी बच्चों के या पेरेंट्स जिसकी भी दिक्कतें, आज कॉर्पोरेट में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जी। हर सेक्टर में प्रॉब्लम है, हर सेक्टर के लोग जुड़े, आप लोग उससे जुड़े। जी हाँ, हमारी कंपनी इस तरह के व्यवस्थित एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो NEP की पॉलिसीज़ हैं और गाइडलाइंस हैं मेंटल हेल्थ एक्ट की, उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं जो हमारे वेबसाइट के थ्रू लोगों को पता भी चल सकते हैं कि हम क्या करते हैं। क्योंकि आजकल हर वर्क एरिया पे प्रॉब्लम है, इवन गवर्नमेंट जॉब में भी प्रॉब्लम है। जी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे आए दिन आपको IAS अधिकारी छतों से कूदते हुए पेपर में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो हर इंडस्ट्रीज पे काम होना चाहिए इन चीज़ों का। जी, मैं ये चाहूँगी। और मैं बिल्कुल, हमारा भी प्रयास है, हमारी पूरी कंपनी इसमें काम में लगी हुई है, बहुत सारे लोग जुड़ के कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों और इंडिविजुअल्स का हमने बेनिफिट भी देखा है, कैसे इम्पैक्ट करता है एक काउंसलिंग की प्रोसेस या इमोशनल हेल्थ को अगर प्रायोरिटी दी जाए तो। धन्यवाद मिली जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी। जैसा आपने देखा, मिली जी ने अपने बारे में बताया, अपने परिवार के विषय में भी बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट में बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो खास करके गृहिणी हैं, जो खुल करके अपने विषय में, खुल करके अपने परिवार या अपने इमोशंस के विषय में बात कर पाते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें इनसे सीखी। हमने ये सीखा कि पेरेंटिंग से पहले हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसका असर बच्चों पे पॉजिटिव तरीके से हो। दूसरी कि अगर करियर रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं
थोड़ी सी उसकी जांच पड़ताल, काउंसलिंग अगर व्यवस्था अवेलेबल है तो वो कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने बताया कि एक पैंडेमिक की तरह ये फैला हुआ है आफ्टर कोविड, जो है कि बच्चों में और ख़ास करके बड़े लोगों में भी एक डिजिटल एडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, जिसमें मल्टी कल्चरल इन्फ्लुएंस हमारे बच्चों पे आ रहा है और वो आधा पका नॉलेज लेकर के जीवन का निर्णय सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। सो मेरा यही सुझाव है, एक परिवार को बहुत ही साथ रहना चाहिए, एक दूसरे से अपनी बातें करें। जैसा मिली जी ने कहा कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है ताकि समाज का, देश का, सबका हम भला कर सकें। इमोशनल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। एकेडमिक हेल्थ तो आप ले ही रहे हैं। एट इमोशनली योर्स, वी आर बिल्डिंग माइंडसेट्स।